everyone, welcome back to your channel Science Spark Academy. Today we will discuss about chapter cell of class 9. So without wasting our time, आज हम डिस्कस करेंगे सेल चैप्टर क्लास 9 का. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी ऑफ सेल. रॉबर्ट होप 1665 observed a dead cell which resembled honeycomb like structure in coral from bacteria. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता किस तरीके से? ये आपका शहद मत समझ लेना कि शहद की तरह होता है. ये जो आपका मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरीके का होता है, सेल की स्ट्रक्चर कुछ. तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है जिसमें कंपार्टमेंट टाइप के बने थे, इस तरीके के जैसे बॉक्सेस टाइप के बने थे. ऐसा कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था. He called these boxes cells. उन्होंने इन बॉक्सेस को सेल का नाम दिया. He published what he observed under his self-designed microscope in his book Micrographia. और ये सारी चीजें रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक में डिस्कस की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया. अब ये स्टार्ट कैसे हुआ था? सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते जिनका नाम था एंटोन वैन लीवेनहॉफ. 1674 was the first to observe living cell in pond water. सबसे पहले अगर सेल देखी गई तो किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने. और लिविंग सेल की अगर बात पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने देखी थी, तो वो थे एंटोन वैन लीवेनहॉफ. और कहाँ देखी थी? पॉन्ड वाटर में. नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. फिर आए थे जे प्रिग्जेंसी 1839 में, यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर सार्कोड. सार्कोड के लिए टर्म प्रोटोप्लाज्म यूज किया था. लास्ट में हमारे आए थे रुडोल्फ विर्चो 1855, जर्मन पैथोलॉजिस्ट, established the all cells arise from pre-existing cells. इन्होंने सेल थ्योरी में अपना योगदान दिया. सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बात ऐड करी कि जितनी भी सेल्स हमारी बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है. यानी कि पहले कोई सेल है उसी से हमारी नेक्स्ट कोई सेल बनती है. अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में. द सेल थ्योरी वाज फॉर्मेटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट. दो बायोलॉजिस्ट थे, स्लाइडन एंड शॉन. स्लाइडन शॉन दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी. और विर्चो ने भी इसमें एड ऑन किया था. उन्होंने क्या कहा था? द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. तो जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बीइंग्स की. द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय विर्चो. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? हमारी बॉडी अगर हम देखें तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट सेल है. बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. लास्ट में इन सबके मिलने से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. जैसे कि अगर हम अपना एग्जांपल है तो हम एक ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहले हमारी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? आपकी सेल. फिर सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म. ये सारी सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, इसीलिए इन्हें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स कहा जाता है. सेल थ्योरी क्या कहती है? बॉडीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. कि जो लिविंग बीइंग्स की बॉडी है किससे? सेल से मिलकर बनती है. द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल. अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटी कर रहा है, जैसे सपोज करो आप वॉक कर रहे हैं, ये वॉकिंग आपकी क्या होगी? एक्टिविटी हो गई. तो ये सिर्फ एक ऑर्गन अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे किस लेवल पे आप वॉक कर रहे हो? आपके ऑर्गन्स की हेल्प से, बॉडी पार्ट्स की वजह से. वो ऑर्गन्स बने हुए हैं टिश्यू से, और टिश्यू बने हुए एट द एंड सेल से. मीन सेल कंबाइंड में जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वही फंक्शन एज एन इंडिविजुअल आप परफॉर्म करते हो. एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये किसने कहा था? ये विर्चो ने कहा था कि कोई भी एक सेल बनती है वो किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. क्लियर हो गया होगा आपके? एक अगर हम सेल की बात करें, जैसे कि सपोज करिए सेल है, तो इसकी आउटर कवरिंग जो होती है, इसकी आउटर कवरिंग कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे. ऑल लिविंग सेल्स हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सभी लिविंग सेल्स, चाहे वो आपका एनिमल हो या आपका प्लांट हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. दैट इंक्लोजेस देयर कंटेंट. इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो इनका कंटेंट होता है, वो सारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होते हैं.
इट इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स। ये फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है और डेलिकेट होती है। थिन, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल, और ये बनी होती है लिपिड से, जिसको आप फैट्स भी बोलते हैं, प्रोटीन एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तीन चीजें मिलकर बनती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो इसके आसपास फूड मटेरियल होता है उसको इनगल्फ करने में इसको हेल्प होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एनगल्फिंग ऑफ फूड आइटम्स इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जैसे आपको अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर, बिल्कुल उसका कोई शेप नहीं होता नहीं है अमीबा का। जैसे सपोज करो ये फूड पार्टिकल है, तो ये आपने ये जिसको हम बोलते हैं फॉल्स हीट, अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करता है कि ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल। परमिएबल मीन्स का मतलब होता है इट अलाउज particles or substances to enter. Molecules have and it allows nutrients and other essential elements. ये सारी चीजों को अपने अंदर अलाउ नहीं करती है, कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आयंस हो गए। ये सारे के सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं आपकी सेल के लिए, जिनको ये अपने अंदर अलाउ करती है। ये सारी चीजों को अलाउ नहीं करती, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज सिलेक्टिव कंपोनेंट्स और मटेरियल्स टू इन एंड आउट फ्रॉम द सेल्स। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एबल टू पास फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट द पैसेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड्स एंड शुगर इज केयरफुली रेगुलेटेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये उसमें हमने बात करते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसमें आपका ये देखिए, ये जो आपके लेयर्स हैं, ये आपके किससे मिलकर बने होते हैं? ये बनके बने होते हैं प्रोटीन्स के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। तो आपके ये मॉडल है बेसिकली जो सेल का, सेल बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड से मेनली बनी होती है, जिनमें ये बाइलेयर होती है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट्स स्ट्रक्चर इज बाइलेयर। बाइलेयर आपको यहाँ दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक इसके अंदर वाला। तो जो बाहर वाला होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक यानी ये वाला हिस्सा कहाँ रहता है? पानी में। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक मतलब होता है लविंग। वाटर लविंग पार्ट होता है, इसलिए कहाँ रहता है? पानी में। और जो अंदर की टेल आपको दिखाई दे रही है, ये जो टेल होती है, ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड, जो रहती है पानी के जो रहती है सेल के अंदर, यानी पानी से दूर। ये आपकी कार्बोहाइड्रेट की चेन दिख रही है, जो प्रोटीन से अटैच होती है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर ये लेयर आपकी लिपिड से अटैच हो तो इसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस है वो तीन तरीके से मूव करते हैं। पहली प्रोसेस हमारी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट और बाय गिविंग एनर्जी। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के एनर्जी दिए हुआ, जो हाई से लो की तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है, उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। जिसके एग्जांपल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये सारे के सारे क्या करते हैं? इन एंड आउट करते हैं सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेकंड की बात करते हैं ओस्मोसिस।
अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर के केस में हम यूज करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जहां पे वाटर कंसंट्रेशन कम होगा या और वेयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर। तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि ओस्मोसिस के दौरान वाटर का मूवमेंट वहां होगा जहां वाटर कम है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या यूं कह लो कि वाटर का मूवमेंट वहां होगा जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है और पानी की कंसंट्रेशन कम। लास्ट वन हमारे दे रखा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जैसे हमने अमीबा के केस में बताया था, अमीबा जो जिसकी कोई शेप नहीं होती, वो अपने हाथ आगे बढ़ा के खाना खा लेता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन एनगल्फ्स फूड मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से एनवायरमेंट, बाहर के एनवायरमेंट से एनगल्फ कर लेते हैं, जैसे अमीबा यूज करता है अपना फूड पाने के लिए। होप कि आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। आप ये मिक्स नहीं करेंगे। डिफ्यूजन में जो आपके हैं स्पेशली गैसेस होती हैं जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड CO2, और कई आयंस की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस, और जो ऑस्मोसिस होता है उसमें वाटर की मूवमेंट हम डिस्कस करते हैं। तो कभी भी इसको कंफ्यूज मत करना। डिफ्यूजन आपकी यूज होती है ऑक्सीजन गैसेस के लिए और ऑस्मोसिस यूज होती है आपकी वाटर के लिए। तो मेनली दो प्रोसेस आपको याद रखनी है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अभी जो मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन की बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इनको कुछ हमने नाम दिया गया अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। पहली हमारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरी हमारी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसमें बताया गया है वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड। ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कोई सेल है, हमने इस तरीके के एनवायरमेंट ले लिया, सेल है और इसके बाहर का ये कोई एनवायरमेंट है, ये इंक्लोज कर दिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं जैसे इसमें लिखा वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड। जैसे सपोज करो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पे वाटर की बात करेंगे और अंदर बात करेंगे सॉल्यूट पार्टिकल की, सॉल्यूट। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मूवमेंट हायर देन इनसाइड वॉल्यूम। तो जो आपका वाटर कंसंट्रेशन है, अगर मैं बात करूं किसकी, हाइपोटोनिक, ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो वाटर कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा होगा, बाहर पानी ज्यादा होगा। इस केस में बाहर पानी ज्यादा होगा और अंदर पानी कम होगा। तो इससे क्या होगा, जो मूवमेंट नेट मूवमेंट होगी वाटर की वो कहां होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ पानी मूव करेगा। जब पानी अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल पे क्या इंपैक्ट आएगा, सेल वाटर को गेन कर लेगी, जिसकी वजह से वो फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है कम, यानी वाटर कहां कम है। अगर हम सिंपल से ये बात कर ले, हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर की, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं किस चीज की, पानी की, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो अगर सेल के अंदर पानी कम है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो पानी का मूवमेंट कहां से होगा, बाहर से अंदर, यानी ज्यादा पानी जहां पे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सेल में जाएगा, जिससे सेल पानी को गेन करेगी, वाटर को फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। सेकंड केस की बात करते हैं आइसोटोनिक की। सेम हमने क्या बना लिया, ये एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट बना लिया और ये हमने बना लिया एक सेल। सेम एज इनसाइड, जो वाटर कंसंट्रेशन है अंदर वही सेम कंसंट्रेशन बाहर, यानी इसमें हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड इज सेम, जिसकी वजह से जो नेट मूवमेंट होगी वाटर की वो कितनी हो जाएगी, जीरो। पानी जिस स्पीड से अंदर जाएगा उसी स्पीड से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सेल के साइज में चेंज नहीं आएगा, सेल का साइज सेम रहेगा। थर्ड है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, यानी सेल के अंदर पानी ज्यादा है। थर्ड केस की अगर बात करें, ये हमने एक्सटर्नल एनवायरमेंट बना लिया, ये हमने सेल बना ली। तो वाटर कंसंट्रेशन जो सेल में है, जो वाटर कंसंट्रेशन है सेल में ये ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, बाहर पानी जो है वो वाटर बाहर कम है। तो जैसे हमने पढ़ा था नेट मूवमेंट कहां होगी, अंदर से बाहर। तो पानी मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, जिसकी वजह से सेल वाटर लूज करेगी, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर होगी मूवमेंट। हाइपोटोनिक जिसमें पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, जिससे सेल फूल जाएगी,
आइसोटोनिक जिसमें बाहर और अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सेम है, जिसकी वजह से सेल के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटोनिक में सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी सेल लूज करेगी, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगी। आई होप कि आपको ये तीनों मूवमेंट समझ आ गई होंगी। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टे कनेक्टेड विद साइंस पार्क अकेडमी।